हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 15 चैप्टर और ये है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें हम इरिगेशन शुरू करते हैं। ज़्यादातर जो इंडिया में एग्रीकल्चर होता है वो रेनफेड कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो बारिश की नॉर्मल होती है बारिश उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो सक्सेस है ज़्यादातर क्रॉप की वो डिपेंड करती है टाइमली मानसून पे और सफिशेंट रेनफॉल होनी चाहिए जब क्रॉप का ग्रोइंग सीज़न है तब। ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, हेल्दी क्रॉप बन सके और उसके बाद उसके ऊपर जो पैदावार है वो अच्छे से लग सके। हेंस पुअर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर। अगर मानसून पुअर होता है, बारिश कम होती है तो उसकी वजह से क्रॉप फेल भी हो जाती है। एंश्योरिंग दैट क्रॉप गेट वाटर एट राइट स्टेज ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। अगर किसी भी क्रॉप की यील्ड बढ़ानी है तो उसे राइट में काफ़ी अच्छी बारिश मिलनी चाहिए, मानसून अच्छा होना चाहिए उस टाइम का। देयरफॉर मैनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड अंडर इरिगेशन। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो सके। आप ये वाले जो बॉक्स दिए होते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? ड्रॉट अकर बिकॉज ऑफ स्कैरिटी ऑफ इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। ठीक है, जो हमारा ड्रॉट होता है जिसे क्या कह सकते हैं, सूखा। जो सूखा पड़ता है वो स्कैरिटी मतलब या तो कम होती है बारिश या फिर इरेगुलर होती है जो बारिश होती है वो। ड्रॉट पॉजेज ए थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरिया। ठीक है, एक थ्रेट है मतलब वहाँ पे एक धमकी जैसा है, मतलब क्या कह सकते हो, खतरे जैसा है। रेन फेड फार्मिंग एरियाज़ में जो सूखा पड़ता है वो बहुत गलत चीज़ है। वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज़ इरिगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन द रेन। जहाँ पर किसान सिर्फ बारिश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और वहाँ बारिश ही नहीं होती है तो ये थ्रेट है, वहाँ पे एक नुकसान है बहुत ज़्यादा। वो लोग इरिगेशन नहीं करते हैं और अलग से पानी नहीं देते हैं। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो लाइट सॉइल होती है उनकी रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। इन एरियाज विद लाइट सॉइल क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशंस। जो लाइट सॉइल होती है उनमें क्या होता है, इफेक्ट हो जाती है जल्दी। ड्रॉट कंडीशंस अगर आती हैं तो वो खेती, वो क्रॉप वो ख़त्म हो जाती है, अफेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज़ विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशंस। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी वेराइटीज़ भी डेवलप की हैं जो ड्रॉट कंडीशंस को टॉलरेट कर सकें। ठीक है, इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं और हाईली वेरिड क्लाइमेट है, बहुत अलग अलग क्लाइमेट है हर एक जगह का। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडॉप्टेड। जो अलग कंडीशंस हैं वहाँ पर अलग तरीके के इरिगेशन सिस्टम अडोप्ट किए हैं, अपनाए हैं, ताकि वाटर की जो है सप्लाई वो एग्रीकल्चरल लैंड पे जो एग्रीकल्चरल लैंड में हो सके और वो वाटर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन्हीं पे डिपेंड कर सके। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सके, वो बारिश के ऊपर डिपेंड ना रहे। दीज इंक्लूड वेल्स, कैनल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। इसमें क्या आते हैं, ये टैंक, रिवर, वेल्स जो भी कुएँ वगैरह हैं आपके, नहरें हैं, वो सब आते हैं। ठीक है, वेल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नेमली डग वेल एंड ट्यूबवेल। एक डग वेल होता है, दूसरा dug well. Water is collected from water bearing strata. जो पानी होता है वो वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा से कलेक्ट किया जाता है, जो लेवल होता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। ट्यूबवेल कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। जो पानी का नीचे का स्तर है, जो बहुत ज़मीन के नीचे है, वहाँ से ये ट्यूबवेल जो है वो निकाल लेता है। ट्यूबवेल वाला वेल जो होता है वो। From these wells water is lifted by pumps for irrigation. इन wells से कैसे पानी पंप से निकाला जाता है खेती के लिए। कैनल्स क्या होती हैं, जो नहरें होती हैं उन्हें कैनल elaborate and extensive irrigation system। ये elaborate है, extensive irrigation system है। In this system canal receives water from one or more reservoir or from rivers। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं पानी कहाँ से रिसीव करते हैं, वो
या तो वन और मोर रिजर्वियर होते हैं, जैसे जलाशय जो पानी इकट्ठा करके रखते हैं, वहाँ से पानी आता है, या फिर रिवर से आता है, उसी के कैनल्स बनते हैं। जो मेन कैनल होता है ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है इरिगेशन फील्ड तक, ठीक है। रिवर लिफ्ट सिस्टम एक होता है जिससे इरिगेशन की जाती है। एरियाज वेयर कैनल फ्लो इज insufficient और irregular ड्यू टू inadequate reservoir release, द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल। जहाँ पर ये आपके कैनल्स नहीं होते, इनसफिशिएंट होते हैं, अगर होते हैं थोड़े अमाउंट में होते हैं, या इरेगुलर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वियर नहीं है, पानी के जलाशय नहीं है, कहाँ से पानी भेजेंगे, तो करते हैं लिफ्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा रेशनल रहता है वहाँ पे, ठीक है, सेंसिबल रहता है। डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू रिवर। ऐसे जो रिवर लिफ्ट लेते हैं रिवर से, ताकि वो वहाँ पे इरिगेशन करवा सकें। अब आता है टैंक। टैंक क्या होते हैं? स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर होते हैं, जो पानी के जलाशय होते हैं छोटे छोटे, विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज। जो स्मॉलर कैचमेंट एरियाज होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनके पानी को वो स्टोर करते हैं, रन ऑफ वाटर को जो ज़मीन पे बहता हुआ जाता है, ये टैंक्स उसको स्टोर करके रखते हैं। फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो फ्रेश इनिशिएटिव है, जो नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर के लिए रेन वाटर जो होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करके रखते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट, ये उसी में आता है, वाटर हार्वेस्टिंग करके रखते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब पानी को मैनेज करके रखते हैं वहाँ पे। इसमें इंक्लूड होता है कौन कौन सा? बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स विच लीड टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। इसमें छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं, जिसमें जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पानी नीचे जाता रहता है, ज़मीन से पर्कोलेट कर जाता है। द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। चेक डैम्स क्या करते हैं? पानी को के बहाव को बंद करते हैं और वहाँ पे सॉइल इरोजन को भी और वहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद आता है क्रॉपिंग पैटर्न। जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमने 2-3 मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, और इस तरह से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट वे ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी यूज्ड टू मिक्स टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, हमें ज़्यादा फ़ायदे के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसान कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहता जिसमें उसका नुकसान हो, है ना। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड, फॉर एग्जांपल व्हीट एंड ग्राम, है ना। इस तरह से 2 क्रॉप को एक ही लैंड पे, अगर एक ही पीस जो टुकड़ा है ज़मीन का उस पर उगाते हैं, तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्रॉपिंग है, क्रॉप्स की ही बात हो रही है। वीट और मस्टर्ड को भी ग्रो करते हैं, ग्राउंड नट और सनफ्लावर को भी। दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट अ फेलियर ऑफ द क्रॉप्स। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर जो किसान होता है उसको क्रॉप के फेल होने का जो रिस्क है वो नहीं होता, और वो इंश्योरेंस देता है कि नहीं होगी, क्रॉप्स जो है वो ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, अगर एक क्रॉप के ऊपर कीड़ा लग जाता है, या कुछ बारिश का या किसी और चीज़ का असर होता है, तो उसे उम्मीद रहती है कि कम से कम दूसरी क्रॉप तो बचेगी, है ना। तो इससे श्योरिटी मिलती है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर उसका। इंटरक्रॉपिंग is growing 2 or more crops simultaneously on same field इन ए डेफिनेट पैटर्न। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में ग्रो किया जाता है, बट उसका पैटर्न जो होता है डेफिनेट रहता है। जैसे एक रो में पूरा, वो आपकी बुक में भी दिखाया गया है, अभी दिखाती हूँ। ए फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद द फ्यू रोज ऑफ द सेकेंड क्रॉप। गेटिंग माय पॉइंट? फ्यू रोज लाइक दिस वन, these two are or 2 rows of same crop, and next 2 rows will be of different crop. In this way, this intercropping system is used. For example, soybean plus maize, or bajra plus lobia, like this we can grow in intercropping system.
Crop are selected such that their natural nutrient requirement are different. ऐसी क्रॉप को लिया जाता है जिसमें उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो अलग होती है. दिस इंश्योर्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सप्लाई. जितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे सॉइल में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो सके, और उनकी क्योंकि रिक्वायरमेंट ही अलग है तो उनका कोई झगड़ा ही नहीं है, ठीक है, कंपटीशन ही नहीं होगा, वो दोनों इंडिविजुअली ग्रो करेंगे आराम से. ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन द फील्ड. अगर इस तरह से दो रो जो हैं वो एक ही क्रॉप की हैं और अगली दो किसी दूसरी क्रॉप की हैं, देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से. सपोज़ ये दो एक रो है और एक ये रो है, ये एक किसी एक क्रॉप की हैं, ठीक है. उसके बाद ये 2 रो फुली होंगी यहाँ तक, लेकिन अगर इस पे वो कीड़ा लग गया है या कुछ हो गई है बीमारी, तो वो ये दो बीच में रो आने से ये बीमारी जो है, ये डिजीज़ यहाँ स्प्रेड नहीं होगी. तो इसकी वजह से क्या है, श्योरिटी मिल जाती है कि क्रॉप को बेटर रिटर्न मिलेगा. बहुत ज़्यादा प्लांट जो होते हैं उनके पास बीमारी नहीं जाएगी. और इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न ये होता है जो इसमें दिखाया गया है. देखिए किस तरह से ये 2 क्रॉप लगाई गई हैं, इसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं. द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप on a piece of land in a pre-planned succession is as crop rotation. pre-planned succession होता है, हमने एक सीजन में दूसरे सीजन में कुछ और लगाया है, तो वो प्री प्लान्ड जो होता है रहता है और उसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, ठीक है. मतलब घुमा घुमा के क्रॉप बोना. इस साल बाजरा बो दिया, अगले साल कुछ और लगा देंगे उसी फील्ड पे, बीच में कुछ और दालें वगैरह लगा देंगे. डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड होती है. क्रॉप रोटेशन इज़ डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस. ये क्रॉप रोटेशन क्रॉप जो है उनका कॉम्बिनेशन के साथ होता है, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इन इरिगेशन फैसिलिटीज़ डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट. जब हम एक हार्वेस्ट कर लेते हैं, एक क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, उसे काट लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर कितना है, इरिगेशन कितना है ना. रेनफेड कंडीशन में किसान क्या करते थे, अपने खेत को देखते थे पहले कि इसमें कितनी नमी बाकी है ना. बारिश होने के बाद उस मिट्टी को पलट देते थे ताकि वो उसकी जो नमी है वो नीचे चली जाए, और जब हम क्रॉप को लगाएंगे तो ये नमी से वो क्रॉप ग्रो करना शुरू कर देगी, ठीक है. इस तरह से जो ये चीज़ें होती हैं, मॉइस्चर है, इरिगेशन है, कितना पानी उसमें अवेलेबल है, ये फैसिलिटी डिसाइड करती हैं कि दूसरी क्रॉप हम कौन सी लगाएंगे. जो हमने हार्वेस्ट की है उसने कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से ले लिए और कितने बाकी हैं, इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं. इफ़ क्रॉप रोटेशन इज़ डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट. क्रॉप रोटेशन किया जाता है, प्रॉपरली किया जाता है जब 2 या 3 क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की इससे बहुत ज़्यादा वीड से या इंसेक्ट से या कोई डिजीज़ आ जाती है. अगर वीड और पेस्ट वो कंट्रोल नहीं किया जाए सही टाइम पे, वो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को इतना कि ज़्यादातर क्रॉप जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. वीड्स क्या हैं, अनवांटेड प्लांट हैं हमारे कल्टीवेटेड फील्ड में जिसमें हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. जैसे कि ज़ैंथियम है. ज़ैंथियम क्या है, ठीक है, आप बच्चों ने नहीं देखा होगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज़ कर करके इनको ख़त्म कर दिया गया है ना. गजर घास होती है जिसका साइंटिफिक नेम पार्थेनियम है, और उसके बाद मोथा होता है ना. क्या है, इसे मोथा कहते हैं, गाजर घास कहते हैं. हालांकि गांव में जो होता है वो लोग पहचान लेते हैं कि ये मोथा है, और आप अगर उसका साइंटिफिक नेम जानते हो तो वो आपको बता भी देंगे कि ये इसका नाम क्या है जो लोकल लैंग्वेज है उसमें, या फिर उसका हिंदी नाम बता सकते हैं वो. दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट. उनको ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी क्रॉप के साथ वो ग्रो करते हैं वो कंपटीशन करते हैं. उन्हें खाना चाहिए, उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें लाइट चाहिए, उन्हें सब कुछ चाहिए. न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और वो पौधों की ग्रोथ को जो है काम कर देते हैं. इसलिए इन वीड्स को रिमूव करना कल्टीवेटेड फील्ड से
अर्ली स्टेज में ही रिमूव करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब वो ग्रो ही कर जाएंगे वो बहुत बड़े हो जाएंगे, एक तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है, दूसरा वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, फिर पौधे को नहीं मिलते, चाहे उनको बाद में निकालो ना निकालो, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान ही कर देते हैं वो। ये असेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी, क्योंकि कुछ एक ऐसे होते हैं अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, जैसे गोखरू होते हैं, इसमें कांटे वाले इनका जो फल होता है वो बहुत कांटे वाला होता है, ये नुकसान कर इंसेक्ट पेस्ट अटैक प्लांट इन 3 वे। जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट को 3 तरीके से खाते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अभी आपको हो सकता है ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रही हो, लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं एक तो वो रूट कट करते हैं, रूट स्टेम और लीव्स को कट करते हैं। जो रूट को काटते हैं उन्हें रूट बोरर, स्टेम बोरर, लीफ बोरर, इस तरह से नाम दिया गया है, ठीक है। जो सैप को सक करते हैं बहुत सारे प्लांट्स को, ये सैप को, वो भी एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जो सैप को सक करते हैं, जो उनका जो लिक्विड होता है प्लांट को सारा ले लेते हैं। कुछ स्टेम और फ्रूट्स में बोर करते हैं, मतलब खोदते हैं, उनको खड्डा कर देते हैं या फिर होल कर देते हैं, आप कुछ कह सकते हो। इसलिए वो हेल्थ को, जो क्रॉप की हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं और उसकी यील्ड जो है वो कम हो जाती है। जो डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में वो भी पैथोजन की वजह से, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर और एयर। ये होते हैं, ये हो सकता है कि वहाँ पे प्रेजेंट हो ऑलरेडी, लेकिन ये ट्रांसमिट भी होते हैं सॉइल, वाटर और एयर से। जो वीड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, ये कंट्रोल की जा सकती है कई मेथड से। उनमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो पेस्टिसाइड्स है, मतलब हम केमिकल्स को यूज़ करें जो उनको मार सके, जिसमें हर्बिसाइड्स भी आते हैं, जो हर्ब्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स है, खरपतवार है, उसको मारने के काम आता है। केमिकल्स आते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं, है ना, क्रॉप प्लांट के ऊपर, और फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, और ये सीड और सॉइल को मारने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। स्प्रे किया जाता है क्रॉप प्लांट के ऊपर, या फिर उसको सीड या सॉइल में भी यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो इनका यूज़ होता है, अगर ज़्यादा किया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मैनी प्लांट एंड एनिमल्स। ये नुकसान भी, ये जहरीले, इसलिए इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ये वीड जो है, वीड कंट्रोल मेथड में मैकेनिकल रिमूवल भी आता है एक, है ना। वीड कंट्रोल में हम मैकेनिकल, मतलब अगर हम उसको हाथ से निकाल दें, मशीनों से निकाल दें, तो वो भी एक तरीका है कि हमें वहाँ पे वेडिसाइड्स को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेथड्स जो हैं, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, पहले सीड्स को एक बेड में लगाना चाहिए, क्यारी बना के लगाना चाहिए, और वहाँ से अगर हम सीड को उठा के फील्ड में लगाएंगे अलग तरीके से, तो वहाँ जो खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट है आपके, वो बच जाएंगे, और जो पौधा है वो फील्ड पे लग जाएगा। टाइमली सोन जो क्रॉप होती है उसमें बेड प्रिपरेशन एक इस तरह से भी होता है कि आप फील्ड में क्यारियाँ बनाओ और उसकी अच्छे से तैयारी करो, उसको बहुत बार, मतलब उसकी खुदाई करो, और उसमें जो भी ये ऐसे पौधे आते हैं उनको पहले ही निकाल दो, फिर से उसको बहा दो, फिर जब फाइनली आपके फील्ड अच्छे से तैयार हो जाए, वो बेड प्रिपरेशन होता है, वो भी एक तरीके से बचाता है हमें। इंटरक्रॉपिंग भी एक इसमें पौधों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन भी एक तरीका है जिससे वीड कंट्रोल किया जा सकता है। समटाइम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेन पेस्ट आर द यूज़। कुछ अलग और तरीके भी होते हैं जिनको पेस्ट के अगेंस्ट यूज किया जाता है रेजिस्टेंस वैरायटी में, ठीक है। उसको फ्लो किया जाता है ताकि जो वहाँ का वीड्स हैं वो ख़त्म किए जा सकें, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स एंड वाई। कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी हमें और क्यों। डू नॉट अडॉप्ट इरीगेशन और यूज़ फर्टिलाइजर्स, इसमें कौन से ज़्यादा देगी। देखिए इस हिसाब से जो
तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइफ साइंस कैफ़े और पढ़ते रहिए। अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।